प्लांट ग्रोथ के कॉन्टेक्स्ट में कुछ मज़ेदार टर्म्स से मिलते हैं। डिफ्रेंसिएशन, डी डिफ्रेंसिएशन, रीडिफ्रेंसिएशन, ये तीनों क्या हैं? डिफ्रेंसिएशन, ये तो हम बार बार अभी पढ़ते आए हैं। इसका सीधा मतलब है कि मेरिस्टेम्स, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज विल गेट कन्वर्टेड इनटू परमानेंट। यही है ना डिफ्रेंसिएशन। जब छोटे 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 मेरिस्टेम्स, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एट द टिप्स ऑफ रूट्स, टिप्स ऑफ स्टेम्स get converted into permanent cells having big cell walls, huge cell walls, and intercellular spaces, and having a particular function, each of them. So that is differentiation, getting a function and a particular shape. It can be xylem cell, it can be phloem cell, ऐसे इनको assign हो जाते हैं functions. तो ये तो है differentiation. डी डिफ्रेंसिएशन, डी का मतलब है हटना, हट जाना। तो डिफ्रेंसिएशन का हट जाना यानी विपरीत हो गया, यानी परमानेंट टिश्यू से क्या बनाना है अब हमने? मेरिस्टेम्स बना के देखने हैं। ये कहीं पॉसिबल है क्या प्लांट में? हाँ, बहुत जगह पॉसिबल है। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। ये स्टेम टिप दिखाई गई है, स्टेम एपेक्स। इसमें एक अजीब तरह के मेरिस्टेम्स होते हैं जो बाद में डेवलप करते हैं। पहले वो परमानेंट सेल्स के रूप में पड़े हुए हैं, देखिए इनएक्टिव होके ये रे परमानेंट सेल्स, राइट। लेकिन आफ्टर सम ईयर्स they will get converted to meristems, they will form meristematic cells, that is the cambium, vascular cambium, cork cambium, दो तरह के कैम्बियम बनाएंगे जो कि मेरिस्टेम्स हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। पहले नहीं थे, देखो ये पहले तो ये परमानेंट सेल के रूप में मौजूद थे स्टेम के अंदर। इसका मतलब ये एग्जाम्पल है डी डिफ्रेंसिएशन का, वेयर परमानेंट सेल्स फाउंड इन द स्टेम टिप लेटरली, ये लेटरल मेरिस्टेम्स के जो परमानेंट टिश्यूज थे, इन्होंने लेटरल मेरिस्टेम बना डाले बाद में, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स आफ्टर लेटर ईयर्स, मैनी ईयर्स, जब डायमीटर में बढ़ना था तो कैम्बियम बनाया दिया। दैट इज कॉल्ड डी डिफ्रेंसिएशन, परमानेंट से मेरिस्टेमेटिक सेल्स बनना। एंड द लास्ट इज रीडिफ्रेंसिएशन, मतलब ये दोबारा डिफ्रेंसिएशन हो जाना, सेल्स का डिफ्रेंशिएटेड हो जाना। रीडिफ्रेंसिएशन यानी फिर से डिफ्रेंसिएशन होना, मेरिस्टेम्स के द्वारा परमानेंट स्ट्रक्चर्स बनाना, परमानेंट सेल्स जो कि डिफ्रेंशिएटेड हो, ये वाले फिर से बना देना, फिर से बनाना। तो ये डिफ्रेंसिएशन होगा। और ये किन में होगा? इन वाले सेल्स में होगा ना जो डी डिफ्रेंशिएटेड हो चुके थे। दे विल शो द फिनोमिनन ऑफ रीडिफ्रेंसिएशन नाउ। इनके अंदर होगा ये वाला फिनोमिनन। कैसे? कि देखो परमानेंट सेल्स ने मेरिस्टेमेटिक कैम्बियम बना के दिखा दिया था। और कैम्बियम का काम क्या होता है? कैम्बियम ग्रो करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, और आपको पता है कि अल्टीमेटली तो ये परमानेंट बनाएगा ही ना। ये जो इंक्रीज इन थिकनेस हो जाएगी ना, पूरा ये मोटा मोटा हो जाएगा, देखो तना मोटा हो गया, तो ये क्या बन गए? यहाँ पे परमानेंट सेल्स बन गए ना फाइनली, जिनको फंक्शन असाइन हो गए अलग अलग। ये किसने क्रिएट किए? ये इसी कैम्बियम ने ही तो बनाए हैं परमानेंट सेल्स फाइनली फिर से जाके। तो ये है इसका कौन सा एक्शन? रीडिफ्रेंसिएशन वाला प्रोसेस। सो लेट अस रिवाइज द टर्म्स। डिफ्रेंसिएशन, that is the process of changing of meristematic cells, the young cells, to permanent cells. डी डिफ्रेंसिएशन, कि इन्हीं की डी डिफ्रेंसिएशन हो जाना, वो कैसे भाई? द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ परमानेंट सेल्स टू मेरिस्टेमेटिक सेल्स। यहाँ पे कैम्बियम का एग्जाम्पल देना काफ़ी अच्छा रहेगा कि वो मेरिस्टेमेटिक सेल बन गया परमानेंट सेल्स से जो स्टेम में पड़े थे, रूट में पड़े थे, डाइकॉट्स की और जिम्नोस्पर्म्स की। थर्ड, रीडिफ्रेंसिएशन, री यानी दोबारा, द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ डी डिफ्रेंशिएटेड सेल्स बैक
to permanent cells again, क्योंकि इसी कैम्बियम ने अब क्रिएट करने हैं परमानेंट टिश्यूज़। वो जो इंक्रीज इन थिकनेस हुई है, डायमीटर हुआ है, वो वाले परमानेंट टिश्यूज़ इसने क्रिएट किए कैम्बियम ने। तो दैट इज़ द एग्जाम्पल रीडिफ्रेंशिएशन। डेवलपमेंट, all the changes occurring in a plant, it can be an organ or a tissue also, in that context also possible, from germination of the plant up to senescence period, that is aging of the plant, बुढ़ापे के समय तक ये जितने भी चेंजेस आएंगे पौधे में वो सब डेवलपमेंट कहलाएंगे, पार्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट। लुक एट दिस, द वेरियस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। छोटा सा सीड जर्मिनेट किया, प्लूम्यूल रेडिकल बने, फिर लीव्स आ गए और रूट्स वगैरह बन गई, ब्रांचेस बन गई और येलोइंग ऑफ लीव्स होने लग गई, बुढ़ापा आ गया, सेनेसेंस, बुढ़ापा, एजिंग was seen. So all this is what? This has been shown as development occurring in this plant. The sequence of developmental processes of a plant cell or a tissue or an organ or the individual plant itself. So look at the stages of development in a plant. zygote से लाइफ शुरू होती है प्लांट की, आपको पता है, और मल्टीप्लिकेशंस होती हैं सेल्स की, सेल डिविजन्स, जिससे स्ट्रक्चर्स बनते हैं, डिफ्रेंसिएशन होता है। सेम विद द मेरिस्टेमेटिक सेल्स इन द रूट एंड शूट एपेक्स, they undergo lot many cell divisions, mitotic divisions, to form mature cells. The permanent cells or tissues are created, having a particular function and a particular shape. Plasticity in a plant, what does that mean? The plant's response to its environment or phase, whether it is a juvenile phase or reproductive phase, you can say the vegetative or reproductive phase occurring in the plant, depending on that, it can show responses. By changing its morphology, etc., the plant responds to the phases or environment by showing a different pathway. एक अलग मेटाबॉलिक पाथवे चलेगा तभी तो उसकी मॉर्फोलॉजी बदल पाएगी। तो इट अंडरगोज डिफरेंट मेटाबॉलिज्म totally to form a different kind of morphology in the two phases, you can say, and in the environment where it is kept, it may show changes. This phenomenon, this response is called plasticity of the plant. कॉटन यानी रुई के पौधे में, कोरिएंडर धनिये के पौधे में, लार्कस्पुर अनदर प्लांट, इनमें देखा गया है प्लास्टिसिटी का फिनोमिनन। वो कैसे? यंग लीव्स जो हैं वो तो इस तरह से वेरी लेस डायसेक्शन दिखाती हैं, लोब्स नहीं दिखाती, लेकिन एडल्ट लीफ shows dissections and lobes and incisions, cuts like this. So what kind of plasticity is this? ये किसके प्रति रिस्पॉन्स है? एनवायरनमेंट के प्रति इस पौधों का, इन पौधों का रिस्पॉन्स नज़र आ रहा है आपको, या ये फेज के प्रति है? क्या लग रहा है आपको, कौन से वाला यहाँ माना जाएगा? फेज वाला है ये एग्जाम्पल, कि यंग लीफ कौन सी होगी? जुवेनाइल फेज, यंग फेज, द वेजिटेटिव फेज ऑफ द प्लांट। और उसके बाद आता ही है, कौन सी स्टेज आती है पौधे की? एडल्ट स्टेज आती है, यानी रिप्रोडक्टिव पीरियड शुरू हो जाता है। उस फेज में पत्तों का ऐसी शक्ल हो जाती है इन तीनों पौधों में। सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिसिटी रिगार्डिंग फेज, चेंज इन फेज ऑफ द प्लांट। इसी प्रकार प्लास्टिसिटी का एक और एग्जाम्पल बटर कप का पौधा।
बटर कप के पौधे को अगर आप सॉइल में रखेंगे, सॉइल का एनवायरनमेंट देते हैं, देन these are the kind of leaves that you see growing in it. इस तरह की लीव्स मॉर्फोलॉजी क्या होती है? द एक्सटर्नल शेप ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म इज इट्स मॉर्फोलॉजी. तो ये लीव्स की मॉर्फोलॉजी है. और अगर इसको वाटर एनवायरनमेंट मिलता है तब इसकी लीव्स ये हाईली डेसेक्टेड और पतली पतली सी हो जाती हैं, क्योंकि ये अडेप्टेड है टू वाटर. इनको ज़रूरत है ऐसा बनने की. अगर ये ऐसे ऐसे हो गई तो ये टूट जाएंगी इन द वाटर करंट्स. दे विल ब्रेक अंडर द प्रेशर ऑफ वाटर, और ये तार तार हो जाएंगी देखो पानी के प्रेशर से. इसलिए ये बेचारी पहले ही इस तरह की क्रिएट हो जाती है, अपने आप को बना लेती हैं, पतले पतले डिसेक्शंस इस तरह की हो जाती हैं वाटर एनवायरनमेंट में. बटर कप का पौधा ये किस प्रकार का दिखा रहा है? प्लास्टिसिटी. ये वाला एग्जाम्पल कौन सी प्लास्टिसिटी का है? फेज वाली या एनवायरनमेंट वाली? हाँ, एनवायरनमेंट के प्रति प्लांट का रिस्पॉन्स दिख रहा है यहाँ पे रिगार्डिंग इट्स मॉर्फोलॉजी बाय चेंजिंग इट्स मेटाबॉलिज्म. बोथ द एग्जाम्पल्स, ये वाला एग्जाम्पल यानी फेज वाला और ये एनवायरनमेंट वाला एग्जाम्पल बटरकप वाला, both are showing heterophyly, the phenomenon of different leaf shape in two stages of a plant, that is the heterophyly. दो अलग अलग तरह की लीव्स होना, दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं, that is called heterophyly in a plant. Plant growth regulators. Certain chemicals, molecules, also given this abbreviation PGRs. These are also called plant hormones found in the plants, also called growth promoters. They are related with the growth and development of the plant. ये उनका role है, taking care of the growth and development processes in the plant. इनको phytohormones भी कहते हैं, plant hormones. And inhibition भी करके दिखा सकते हैं, ना केवल promotion. कुछ plant hormones inhibit भी करते हैं, growth को control करते हैं. प्लांट जो रिस्पॉन्सेस दिखाता है टूवर्ड्स द एनवायरनमेंट, दैट इज टूवर्ड्स द स्ट्रेस मे बी, और टूवर्ड द बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स, द वुंड्स, द रिस्पॉन्सेस शोन टूवर्ड्स द एनवायरनमेंट will be in the control of PGRs, plant growth regulators. Plant growth regulators, जैसा कि नाम बता रहा है, ग्रोथ को रेगुलेट करने वाले chemicals, molecules found in the plants, produced by the plant cells. These are produced in very small quantities and they are of two types, the promoters and the inhibitors. The plant growth hormones are also called phytohormones or plant hormones, and you have studied them in lower classes in 10th class. The promoters firstly, जो कि ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, डेवलपमेंट को प्रमोट करते हैं, यानी सेल डिवीज़न में मदद करते हैं, सेल अनलार्जमेंट, ट्रॉपिक ग्रोथ, द वेरियस पैटर्न्स, फ्लावरिंग, फ्रूटिंग, सीड फॉर्मेशन एंड सो ऑन. बहुत सारी एक्टिविटीज़ में, सीड जर्मिनेशन में से लेके सेनेसेंस डेथ तक ये प्रमोट करते हैं ग्रोथ को. The names are auxins, gibberellins, and cytokinins, three promoters found in plants. The inhibitors now, the hormones which control growth by inhibiting it, discouraging the growth. ये सीड डोरमेंसी क्रिएट कर सकते हैं. मतलब सीड को आप सब कुछ दिए जा रहे हो, लेकिन सीड ग्रो ही नहीं कर रहा, जर्मिनेट नहीं कर रहा. It is dormant, inactive. Abscission of the leaves before time, पत्ते गिर जाना, टूट टूट के गिरना, फ्लावर्स का गिर जाना,
टूट टूट के गिर जाना, फ्रूट का जल्दी गिर जाना, abscission of the flower, fruit, leaves, etc. may be done by inhibitors. Example of an inhibitor is abscisic acid, ABA, short form. Ethylene. Interestingly, all plant hormones were discovered accidentally. For example, Charles Darwin, the famous name, and his son, Francis Darwin, both by chance observed the canary grass and its coleoptiles, मतलब इसकी जो शूट टिप थी, स्टेम की टिप थी कैनरी ग्रास की, उसको उन्होंने ऑब्जर्व किया कि अगर एक तरफ से लाइट आ रही है तो वो लाइट की तरफ उसकी टिप झुक जाती है, कोलेप्टाइल की टिप लाइट की तरफ हो जाती है। यानी उन्होंने क्या खोज निकाला? फोटो पीरियोडिज्म का फिनोमिनन खोज निकाला था। लेकिन उन्होंने साथ ही और क्या पाया कि इसके टिप पर कुछ ऐसा है, कुछ पदार्थ है, कुछ केमिकल है जिसके कारण ये बेंडिंग हुई है। द बेंडिंग टुवर्ड्स लाइट इज ड्यू टू सम केमिकल फाउंड एट द टिप। और ये केमिकल ढूंढा किसने बाद में जाके? वेंट ने। Another scientist who isolated that chemical from the coleoptiles and responsible for bending of the entire coleoptile of oat seedlings, he did it. F.W. Wendt, from tip of coleoptiles of oat seedlings. यानी वेंट ने क्या खोज निकाला था? वो केमिकल at the tips, auxin, discovery of auxin by Wendt. Thus, auxin was isolated. The auxin phytohormone was discovered by F.W. Wendt. He isolated it, removed the chemical from tips of coleoptiles of oat seedlings. F.W. Wendt का फेमस ओट कोलियोप्टाइल एक्सपेरिमेंट, और इसी के द्वारा इसने आइसोलेट करना भी जाना ऑक्सिन को। कोलियोप्टाइल है क्या? इट इज़ नॉट एग्जैक्टली द stem apex, but it is a protective sheath around the plumule, the young stem apex found in the seedlings. छोटे पौधे, उनमें जो प्ल्यूम्यूल होती है, छोटी सी स्टेम, उसके ऊपर जो कवर होता है, शीथ होती है, प्रोटेक्टिव कवर, मेम्ब्रेनस, उसको कोलियोप्टाइल कहते हैं। तो ग्रासेस में मिलती है, ओट्स में मिलती है ये प्रोटेक्टिव शीथ कवरिंग कोलियोप्टाइल। इसमें उसने देखा जैसे ये ए और बी हैं, जब ए को सूरज प्रदान किया गया, ये देखिए सूर्य की डायरेक्शन, तो वो मुड़ गया टुवर्ड्स द सन, दैट इज फोटोपीरियोडिज्म। और ये क्यों हुआ? क्योंकि इसमें होता है ऑक्सिन टिप पे, और ऑक्सिन सदा सूर्य से दूर रहता है। एक तो हमें याद रखना है कि ऑक्सिन सूरज से डरता है, ऑक्सिन इज अगेंस्ट द सनलाइट, it cannot tolerate sunlight. Auxin cannot tolerate sunlight. Hence, it will stay away from the sun. तो इधर को आ जाएगा। लेकिन ऑक्सिन ग्रो भी करता है। ऑक्सिन का काम ही है एक ऐसा हार्मोन जो कि ग्रोथ दिखाता है, इंक्रीज इन लेंथ दिखाता है। तो इसको इंक्रीज करेगा ये कोलियोप्टाइल को। तो उससे क्या होगा कि यहाँ पर ग्रोथ ज़्यादा होगी, क्योंकि ऑक्सिन यहाँ ज़्यादा है, यहाँ के बनिस्पत यहाँ ऑक्सिन बड़ा कम है। तो इस एरिया की ग्रोथ ज़्यादा हुई है, ए वाले एरिया की, अगर आप देखो एज कंपेयर टू बी। इफ़ यू टेक अ थ्रेड एंड मेजर द थ्रेड फ्रॉम हेयर टू हेयर, or take a thread and measure from here to here, which will be lengthy thread. This thread will be lengthier, indicating more growth at A point, A side, than at the B side.
तो उससे क्या होगा, बेंडिंग ऑफ द कोलियोप्टाइल टुवर्ड्स द सन वॉज सीन बाय वेंट। और ये क्यों हुआ, क्योंकि ऑक्सीजन था उसमें। अब उसने उसको सी वाले को देखो, सूरज दिया लेकिन कट कर दिया, किसको, ऊपर की टिप को कट कर दिया। कट करने से क्या वो टेढ़ी मेढ़ी हुई, बेंडिंग नहीं हुई। अब की बार डी में देखो बेंडिंग नहीं हुई है, सी ही डी है एक्चुअली, लेकिन सी की बेंडिंग नहीं हुई। फिर उसने ऊपर की टिप को कट कर दिया, हटा दिया, डिकैपिटेट कर दिया कोलियोप्टाइल को। और लेकिन बाद में दोबारा उसी को ऐसे रख दिया, कटी हुई को ही ऊपर रख दिया, कटे हुए पार्ट को, तो फिर टेढ़ा हो गया, यानी टुवर्ड्स द सन रिस्पॉन्स दिखाया पौधे ने, स्टेम ने। अब उसने क्या किया कि ये जो कट वाली टिप थी, डिकैपिटेटेड टिप्स, इनको रखा अगर ब्लॉक्स के ऊपर, अगर अ केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय एल्गी, इसके ऊपर उसने ये वाला ब्लॉक रख दिया जी। कौन सा वाला, ये वाला, ऊपर का कटा हुआ टिप रख दी। तो उससे क्या हुआ, सारा केमिकल यानी ऑक्सीजन जिसको वो ढूंढ रहा था, कहाँ है क्या चीज़ है क्या चीज़ है, वो अगर में आ गया, ब्लॉक में आ गया, आइसोलेट हो गया। और अब उसने पता है क्या किया, ये जो कट वाला पोर्शन था, ये वाला कट पोर्शन, इसके ऊपर रखा अगर का ब्लॉक, अगर का पीस रख दिया, वही वाला जिसके अंदर क्या आ चुका था, ऑक्सीजन घुस चुका था। अब क्या ये मुड़ा, हाँ अब ये तना मुड़ के दिखाया टुवर्ड्स द सन, टेढ़ा हो गया ये। इसका मतलब अगर ब्लॉक में उसको पता चला कि केमिकल आ चुका है, जिससे ग्रोथ भी होती है, लेंथ में बढ़ता है और पौधा मुड़ रहा है, बेंडिंग ऑफ द स्टेम इज टेकिंग प्लेस, एंड दिस केमिकल वाज द ऑक्सिन। जिब्रेला फ्यूजिकुराई, genus and species of a fungus, a pathogenic fungus। पैथोजेंस क्या होते हैं, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स। ये किस पे डिजीज करती है, ये वाली फंगस जिब्रेला, ये राइस प्लांट को अफेक्ट करती है, राइस की सीडलिंग्स को। और इस डिजीज का नाम होता है बकाने। बकाने इज द जापानीज नेम फॉर दिस डिजीज। इसको फुलिश सीडलिंग डिजीज भी बोलते हैं। बकाने का मतलब ही है फुलिश सीडलिंग डिजीज। ई कुरोसावा, a scientist, Japanese scientist, is known to have discovered the symptoms of the disease occurring in normal, ordinary rice plants। तो उसने ये देखा कि अनइन्फेक्टेड राइस सीडलिंग्स थे, छोटे छोटे राइस के पौधे थे जो कि इन्फेक्टेड हो गए इस डिजीज़ से, जिब्रेला के कारण वो इन्फेक्टेड हो गए। लेकिन कैसे हुए, कि फंगस इस पे अटैक नहीं की। अगर इनके ऊपर सीधा फंगस वाला पानी भी डाल दिया जाए, स्टेराइल वाटर ऑफ द फंगस, द sterile filtrates of the fungus, when these seedlings were treated with that water, तब भी उनके अंदर वो सिम्टम्स आ गए। इसका मतलब उनके अंदर क्या था, उस पानी में एक्टिव सब्सटेंसेस थे। यानी कि आगे जाकर पता चला कि वो क्या केमिकल था, जिब्रेलिक एसिड, जो उसने ढूंढ निकाला था, ये आइसोलेट किया गया। और ये एक प्लांट हार्मोन था, एक्सीडेंटल डिस्कवरी बाय ई कुरोसावा। इस डिजीज़ के सिम्टम्स क्या थे, इसको फुलिश सीडलिंग क्यों कहते थे, क्योंकि जिस पर भी ये फंगस अटैक करती थी सीडलिंग पर, वो बहुत टॉल हो जाता था पौधा, बहुत ही लंबा सा पौधा हो जाता था। जैसे हर मूवी में एक हीरो होता है तो एक विलन भी होता है, द बैड मैन ऑफ द मूवी, तभी मूवी चलती है। तो उसी प्रकार साइंटिस्ट ने ये देखा
कि सब कुछ अच्छा ही अच्छा नहीं हो सकता, पौधे में बहुत कुछ नेगेटिव भी है। तो उनको जो हार्मोन्स मिले थे वो सारे प्रोमोटर्स थे अब तक, ऑक्सिन्स, जिब्रेलिन्स, प्रोमोटर्स, जो कि पौधे को मदद कर रहे थे, चलो पत्तों और उगो, चलो प्लांट आगे बढ़ो, लेंथ में बढ़ो। तो ये वो सारे तो प्रोमोटर्स थे, लेकिन इनहिबिटर कहाँ था? तो साइंटिस्ट वर रेडी फॉर द इनहिबिटर मॉलिक्यूल। उनको पता था, साइंटिस्ट को पहले ही, कि कोई विलेन भी ज़रूर होगा स्टोरी में जो उन्हें मिल नहीं पा रहा था। तो दे स्टार्टेड लुकिंग फॉर दैट इनहिबिटर। दे इंटेंशनली सर्च्ड एंड टू आइसोलेट इट, क्योंकि दे वर वेरी श्योर कि केवल प्रमोशन ही नहीं होगा, इनहिबिशन भी अति आवश्यक है पौधे के लिए। तो साइंटिस्ट को वो इनहिबिटर, वो विलन मिल ही गया। क्या नाम था? एब्सिसिक एसिड, ABA. The inhibitor plant hormone was discovered, as was earlier predicted by the scientists. क्या ये विलन है? क्या ये गलत है? प्लांट्स को तंग करता है ये कि पत्तों को तोड़ देता है, असमय असमय फूलों को और फ्रूट्स को तोड़ देता है, अनराइप फ्रूट्स फॉल, लीव्स फॉल, etc., reducing the growth, not allowing the growth to occur. Is it a villain? No, not at all. अगर एक पौधा एक ऐसी सिचुएशन से गुजर रहा है कि इसके सॉइल में पानी नहीं है, कई दिनों से वाटर नहीं है अवेलेबल सॉइल में, तो क्या पौधा अफोर्ड कर सकता है कि वो नई नई टहनियाँ, नई नई ब्रांचेस, नए नए फूल, फल, पत्ते उगाता जाए? नो, दैट विल बी merely misuse of energy. It cannot afford at this time because this is unfavorable time. ऐसे में who will come to the rescue of the plant? Abscisic acid will rescue the plant by reducing the metabolic activities, by inhibiting the growth, by not allowing the leaves etc. to develop. Hence it is very good for the plant. जैसे दिन है और रात है, जैसे मृत्यु है और जीवन है, वैसे ही ABA is very essential for the plant in its life cycle. Mid 1960s का दौर था जब 3 अलग अलग साइंटिस्ट ने इंडिपेंडेंट स्टडीज़ कंडक्ट करके रिपोर्ट किया प्योरिफिकेशन एंड आइसोलेशन ऑफ 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ इनहिबिटर्स। इस साइंटिस्ट ने नाम दिया इनहिबिटर बी। इसने जो केमिकल निकाला, इसने नाम दिया उसका एब्सिशन सेकंड, और इन्होंने जो निकाला उसका नाम दिया डॉर्मिन सब्सटेंस। तो 3 इनहिबिटर्स इन्होंने खोज निकाले। लेटर ऑल द 3 वर प्रूव टू बी केमिकली आइडेंटिकल एंड इट वाज नेम्ड एब्सिसिक एसिड। कजिन्स नाम का साइंटिस्ट, इन्होंने क्या किया? He was the discoverer of ethylene, the gaseous promoter, PGR. वो कैसे? कि इन्होंने ये देखा कि बाय चांस देखा कि राइपन्ड ऑरेंजेस को जब अनराइप ग्रीन बनानास के पास रखा उन्होंने, तो वो ग्रीन क्या हो गए? राइपन्ड हो गए। The bananas were ripened very quickly due to the ripened oranges kept nearby. इसका मतलब ripened orange में कुछ था, कोई chemical which was turning the green unripe bananas into the ripe ones. और इसका बाद में पता चला कि इसको एथिलीन बोला गया. It was identified as ethylene. The volatile substance was ethylene. लेकिन हैरानी की बात यह है,
असल में इस एक्सपेरिमेंट में ऑरेंजेस ख़राब हो चुके थे और उन पर फंगस लग गई थी एक, जिसके अंदर वो एथिलीन गैस थी, जिसके कारण ये राइप हुए थे इंटरेस्टिंगली, लेकिन ये बाद में पता चला. एनीवे, ही वॉज द वन हु डिस्कवर्ड एथिलीन.